वेलकम एवरीवन। तो अब हम एस भी शुरू कर देते हैं एडवांस अकाउंट के अंदर। जो आपके चैप्टर है वो तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं और वो चलते रहेंगे, साथ साथ आज से एस शुरू कर देते हैं क्योंकि एस इसके अंदर काफ़ी सारे हैं और एस का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको एग्जाम्शन लेके आना एडवांस अकाउंट के अंदर तो एस आपके 101% सही होने चाहिए। अगर एस सही है तो फिर आपके एग्जाम्शन जो है वो कन्फर्म है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो वेटेज ज़्यादा है, दूसरी बात आता भी पहला क्वेश्चन है तो आपका कॉन्फिडेंस अगर ये सही होता है तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और अदरवाइज़ फिर आपको लगता है कि यार कैसा पेपर आ गया। हम क्या करेंगे, एस जो है उसमें थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, नॉर्मल जितना करते हैं उससे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। मतलब बाकी चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट समझाए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, इसके अंदर कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ी और डिटेल के अंदर बातें करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके पास लिखने के लिए मटेरियल ज़्यादा होगा, तो यहाँ हमारा डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा होगा। उस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखें और उसके साथ आप ध्यान से सुने। एक बार अगर आप सही से पूरा कर लोगे तो उसके बाद में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा कमिटमेंट है। पहले एस 19 में जैसे कोई भी एस होगा तो पहले मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद में अपने स्टडी मटेरियल पे जाएंगे और फिर स्टडी मटेरियल के अंदर उनकी जो थ्योरी है वो थ्योरी देख लेंगे और फिर वहाँ पर क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो पहले जो है वो समझ लेते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। शुरुआत करते हैं हम एस 19 से। बड़े एस के अंदर एस 19, 20, 26 वगैरह है, तो पहले अपन एस 19 से शुरू करते हैं। एस 19 जो है वो किसके बारे में? लीज के बारे में। लीज क्या होता है? लीज एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दो पार्टी, एक लेसर और एक लेसी। लेसर जो होता है वो क्या करता है, अपनी एसेट जो है वो यूज़ करने के लिए देता है, किसको? लेसी को यूज़ करने के लिए देता है। क्लियर है? मतलब एक पार्टी है, जैसे मेरे पास एसेट है, ये आईपैड है जो मेरा है, आपने कहा कि सर हमें आईपैड यूज़ करना है, मैंने क्या कर दिया, ये आईपैड आपको यूज़ करने के लिए दिया और उसके बदले में मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे कुछ पैसा ले रहा हूँ, तो उस केस के अंदर वो क्या कहलाएगा? लीज का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सर लीज कितने टाइप की होती है? तो दो तरीके की लीज होती है, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। सर फाइनेंशियल लीज क्या होती है और ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? देखिए पहले इनका जो क्रक्स है वो समझ लीजिए। फाइनेंशियल लीज क्या होता है? जिसके अंदर एक्चुअल में जो है असेट है वो असेट पूरी की पूरी आगे वाले पार्टी को, लेसी को ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और वो उसको यूज़ करता है। सर तो ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? ऑपरेटिंग लीज में मतलब हम क्या करते हैं, किराए पर देते हैं। हम क्या करते हैं? किराए पर देते हैं। सर कैसे? सर कैसे हुआ ये कुछ समझा सकते हैं इसके बारे में? जैसे सपोज आप यहाँ किसी गांव में रहते हैं और बाहर गए कहीं पे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए, आप सपोज जोधपुर गए, ठीक है, तो वहाँ जोधपुर के अंदर अब आपका घर है नहीं, लेकिन आपको वहाँ पर रहना है, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हो, रेंट पे घर लेते हो। आप उनको क्या करते हो, रेंट पे करते हो और उसके बदले में उनका क्या करते हो, घर यूज़ करते हो। एक फर्स्ट केस है जो ये हो गया। सेकेंड केस जो है वो क्या है, आप सीए बने, सीए बनते से आपने क्या कहा कि यार अब बहुत हुआ बाइक पे घूमना, अब जो है जीवन के अंदर गाड़ी होनी ज़रूरी है। तो आपने क्या किया, गाड़ी लेने के लिए गए और वहाँ जाके आपने देखा और गाड़ी पसंद की, तो उन्होंने आपने पूछा कितने रुपए, तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत जो है वो 10 लाख रुपये। आपने कहा यार अभी तो जस्ट सीए बना हूँ, 10 लाख रुपीज़ तो मेरे पास नहीं है। तो आप वहाँ से मायूस होकर जाने लगे, तो उस जो कार डीलर था उसने कहा कि एक काम कीजिए सर, आप फाइनेंस करवा दीजिए। उन्होंने कहा फाइनेंस मतलब? उन्होंने कहा बैंक जो है वो आपके भी आप पे पैसा दे देगी, ठीक है, और ओनरशिप जो है वो बैंक की हो जाएगी, बैंक की आपकी जैसी भी उनका आपका कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और आप इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और इसके बदले में आपको क्या करना है, बैंक को रीपेमेंट करना है। हमने कहा वाह यार ये तो अच्छी बात है। अब हमने क्या कर दिया, असेट है जो मतलब गाड़ी ले ली और बैंक वाले ने कार डीलर को पैसा दे दिया और हम जो है इंस्टॉलमेंट है जो पे कर रहे हैं गाड़ी की। अब दोनों सिचुएशन समझिएगा। अब सपोज जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं उस घर के अंदर जो रूम के अंदर जो पानी ऊपर चढ़ाते हैं वो पानी की मोटर जो है वो ख़राब हो जाती है या फिर उसका कलर उतर जाता है या उसकी दीवार टूट जाती है, तो ये रिस्क किसकी है? उसमें चिंता में कौन आएगा, आप या लैंडलॉर्ड? अगर आप नीचे बैठे हैं और ऊपर से छत टूट गई तो ज़रूर आप चिंता में होगे, बाकी अदरवाइज अगर कुछ भी होता है उसके अंदर डैमेज, तो उस केस के अंदर
जो चिंता में आएगा वो कौन आएगा, लैंडलॉर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है, लैंडलॉर्ड का हो रहा है। सेकंड वाले केस के अंदर गाड़ी जो है वो आप पहली बार देखी तो आपने वो कट मारने वाली बाइक वाली आदत कही नहीं और आप कट मारते हुए जा रहे थे और आपने क्या कर दिया, कहीं ठोक दी। अब जैसे ही गाड़ी ठोक दी, क्या आप बैंक के पास जा सकते हो कि बैंक आपकी गाड़ी रिपेयर करके दीजिए, या फिर वहाँ रिपेयर आपको करवाना पड़ेगा, सर हमें ही रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? तो भाई ऐसा क्यों है कि गाड़ी के केस के अंदर तो गाड़ी आपने सही करवाई और रूम के केस के अंदर जो रूम है वो लैंडलॉर्ड ने सही करवाया। तो ये फ़र्क है आपकी लीज़ का कैसे? ऐसी लीज जिसके अंदर क्या हो, असेट से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सर ये एस के नोट्स कहाँ मिल जाएंगे? सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जैसे एस कंप्लीट होंगे उसके बाद में करूँगा, ताकि क्योंकि ये सारे सीक्वेंस वाइज है तो अभी एक जगह लिखेंगे, बाकी जगह ब्लैंक रहेगा। सारे एस के नोट्स जो हो मैं साथ में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। ऐसी लीज जिसके अंदर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल लीज। और ऐसी लीज जिसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज में रूम ऑन रेंट का एग्जांपल लिया था, ठीक है। और फाइनेंशियल लीज के अंदर हमने किसका एग्जांपल लिया, कार का एग्जांपल लिया। क्लियर है? सर अकाउंटिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा? अब अकाउंटिंग में देखो, अगर आप घर किराए पे लोगे तो क्या जिस दिन किराए पे लोगे उसी दिन अपनी बुक के अंदर लिखोगे रूम अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, मतलब रूम को परचेज करने की एंट्री करोगे क्या? नहीं सर, वहाँ क्यों रूम को परचेज करने की एंट्री करोगे, हमने परचेज किया ही नहीं है तो हम रूम अकाउंट को डेबिट क्यों करें? तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे रेंट पे करेंगे तो हम एंट्री क्या करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसे रेंट पे करोगे आप एंट्री करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? और अगर अक्रूड वगैरह रहता है तो उसके हिसाब से, मतलब प्रीपेड कर देते हो तो प्रीपेड के हिसाब से, और वो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग जो है उसके हिसाब से एंट्री करोगे, मतलब एज एन एक्सपेंस एंट्री होगी। लेसर जो है जिसको रिसीव होगा ये पैसा ऑपरेटिंग लीज के अंदर, वो क्या एंट्री करेगा, क्या वो अपनी बुक से एसेट हटाएगा क्या? नहीं, एसेट उसकी बुक में ही रहेगी। जैसे उसको किराया मिलेगा वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज में तो इस तरीके से। लेकिन जब आप कार लेके आओगे तो क्या आप उसमें भी ऐसा करोगे कि कार अपने बुक के अंदर नहीं लेके आओगे? नहीं, उस केस के अंदर आप कार है जो अपने बुक के अंदर ले आओगे, आप क्या कहोगे, कार अकाउंट डेबिट टू जो भी फाइनेंसर है उसका नाम लिख दोगे कि भाई टू, जैसे ICICI बैंक, वो फाइनेंसर उसका नाम लिख दोगे। और फिर क्या करोगे, हर टाइम कुछ टाइम के बाद अब जैसा जितना इंटरेस्ट ड्यू होगा उतना इंटरेस्ट ड्यू करोगे, और फिर डेप्रिसिएशन भी आप अपने बुक के अंदर लगाओगे और इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे। सर कहीं आप हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर जैसे अकाउंटिंग कर रहे हो वैसे तो नहीं कर रहे हो? हाँ, हायर परचेज जो है वो भी क्या एक तरीके की फाइनेंशियल लीज। तो वहाँ जो अकाउंटिंग करते हो वो कौन सी करते हो, फाइनेंशियल लीज की। मतलब जिस दिन आपने एसेट लिया उसी दिन आपने क्या कर दिया, अपनी बुक के अंदर एसेट लिख दिया और टू जो हायर वेंडर है उसका कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट ड्यू करोगे और इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट और मिला के प्रिंसिपल का पेमेंट करोगे और डेप्रिसिएशन है जो चार्ज करोगे। क्लियर? सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक जगह तो है जो सिर्फ रेंट को लिख रहे हैं और एक जगह जो है फाइनेंशियल लीज के अंदर एसेट अपनी बुक के अंदर लेके आ रहे हैं, जबकि हम लीगल ओनर तो अभी एसेट के सपोज हम बने नहीं। एक के अंदर जैसे हायर परचेज में बन जाते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे बनते हैं, फिर भी हम अकाउंटिंग जो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट दोनों की सेम ही करते हैं। कि सर ऐसा क्यों है कि हम लीगल ओनर नहीं है फिर भी हम हमारी बुक के अंदर एसेट को लिख रहे हैं फाइनेंशियल लीज के अंदर? तो देखिए AS10 ये नहीं कहता कि भाई आप एसेट के लीगल ओनर है या नहीं है। और AS1 भी है, AS1 में भी आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सब्सटेंस और फॉर्म, कि हम लीगल फॉर्म नहीं देखते, हम इन सब्सटेंस जो है वो ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो AS10 सर कहता क्या है, AS10 कहता है कि अगर एसेट से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड आपकी, एक्चुअली वो कहता है कि अगर एसेट से होने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपकी तरफ फ्लो होने वाला है और एसेट की कॉस्ट मेजरेबल है, तो उस केस के अंदर आप एसेट को अपनी बुक के अंदर लिख सकते हो, वेदर यू आर लीगली ओनर और नॉट। आप लीगल ओनर हो या नहीं हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एसेट से होने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको फ्लो हो रहा है और उसकी कॉस्ट मेजरेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एसेट का रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड आपके पास है और
उसकी कॉस्ट मेजरेबल है तो उस केस के अंदर आप अपने बुक के अंदर एसेट को डेबिट कर सकते हो। तो ये तो है फाइनेंशियल लीज और ये ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर तो आपको समझ आ गया कि ज़्यादा अकाउंटिंग के अंदर दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जैसे ही पे करेगा वो लेसी पे करेगा वो क्या कर देगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, और फिर रेंट को P&L चार्ज कर देगा। और लेसर को जैसे ही रिसीव होगा तो वो क्या कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर उसको क्या कर देगा, P&L में चार्ज कर देगा। क्लियर है। तो लेकिन फाइनेंशियल लीज के अंदर क्या होगा, एसेट अपनी बुक के अंदर लानी होगी। लेसी जो है वो अपनी बुक के अंदर एसेट लेके आएगा तो वो क्या करेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, ठीक है। फिर क्या करेगा, जैसे ईयर एंड होगा तो इंटरेस्ट ड्यू करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, ठीक है। फिर क्या करेगा, लेसर को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा तो लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन जो है, क्योंकि लेसी की बुक के अंदर एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी लेसी लगाएगा, तो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को P&L चार्ज करेगा। और जो लेसर है वो क्या एंट्री करेगा, उसकी बुक से एसेट जाएगी, अगर एसेट जा रही है तो एसेट या फिर उसका काम ही इस तरीके का सेल करना, तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, हायर परचेज गुड्स करेगा, मतलब हायर परचेज सेल्स करेगा, ठीक है। अब वो जैसे उसकी सिचुएशन है, ठीक है, अपन यही मान रहे हैं उसके लिए भी एसेट है, तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट, हायर परचेजर को एसेट चली जाएगी, और सेल पे अगर उसका कोई प्रॉफिट और लॉस है तो वो प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर हर साल पे क्या करेगा, इंटरेस्ट है जो ड्यू करेगा कि लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसी, एक सेकेंड इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, जो भी इंटरेस्ट है वो पैसा रिसीव हुआ, या फिर पहले इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए जैसे आपके इच्छा, ठीक है, वो अपन आगे देख लेंगे। अगर इंटरेस्ट ड्यू करेगा, एक सेकेंड में कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा, हायर वेंडर जो है उसके लिए इंटरेस्ट जो है वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर बैंक अकाउंट डेबिट वो पूरा एक साथ में ही करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी, ठीक है। और उससे पहले वो क्या कर देगा, लेसी अकाउंट डेबिट ड्यू करने के लिए टू इंटरेस्ट, ये ड्यू कर देगा, और फिर पूरे इंस्टॉलमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी करके रिसीव कर देगा। समझ पा रहे हो, क्या ये डेप्रिसिएशन लगाएगा, क्या लेसर वो डेप्रिसिएशन क्यों लगाएगा, उसकी बुक से एसेट है जो जा चुकी है। क्लियर है। सेम एज इट इज़ एंट्री करनी है, सेम एज इट इज़ अकाउंटिंग होगी, जैसे आप किस में करते हो, हायर परचेज चैप्टर के अंदर करते हो, सेम वैसे अकाउंटिंग होगी। क्लियर है। तो सर इस एज के अंदर फिर क्या है, इस एज के अंदर आपको और कुछ चीज़ें जो सीखनी होगी, और कुछ चीज़ें कैसे, जैसे लेसर जो है वो अपने बुक के अंदर लेसी जो है वो एसेट लेके आएगा तो अपनी बुक के अंदर एसेट को कितने पे लिखेगा, लेसर जो है वो जो उस इंटरेस्ट की इनकम है उसको किस तरीके से अपने बुक के अंदर लिख सकता है, कितनी इनकम लिख सकता है, किस तरीके से लिखेगा, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है। तो अभी कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको करवाऊँगा, और आपको ऐसा मान के चलना है कि आपको कुछ भी नहीं जानते हो, सिर्फ आप ये मानिए कि आप अपने लॉजिक से, आप अपने माइंड से क्या करोगे, ठीक है। और जो आप अपने माइंड से करोगे वो आपका सही होने वाला, कोई कहीं पे भी गलती नहीं होगी, कन्फर्म है। बस आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम पहले बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लीज की, ज़्यादा जो डिस्कशन होगा वो टाइम लगेगा, वो फाइनेंशियल लीज पे लगेगा। अब देखिए फाइनेंशियल लीज जो है इसकी अकाउंटिंग करने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है वो आपको आना चाहिए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है वो तो मेरे ही चैनल पे एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको विजिट कर लीजिएगा। अब देखो लीज रेंट है 53,000, 49,000 एंड 55,000 एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। ये फर्स्ट ईयर पे 53,000 है, सेकेंड ईयर पे 49,000 और थर्ड ईयर पे 55,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 10% है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड लेट्स सी इफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज 1,50,000। सर क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भाई एक एसेट है जिसकी वैल्यू जो है, मतलब रेंट जो है वो पहले साल के एंड पे देना आपको 53,000, सेकेंड ईयर के एंड पे देना 49,000 और थर्ड ईयर के एंड पे देना है 55,000। इतना रेंट है जो आपको देना है। अब आपको पता करना है कि आप अपने बुक के अंदर उस एसेट की वैल्यू क्या लिखोगे। क्लियर है। तो एसेट की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। याद है ना भाई, हम किस पे लिखते हैं,
कैश प्राइस पे लिखते हैं, और कैश प्राइस क्या होती है, हायर परचेज प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू। समझ आ रही है बात? हायर परचेज के अंदर ऐसा ही करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू आप लीज पेमेंट करेंगे। एक तीसरे या चौथे इलस्ट्रेशन तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फिर तो आप इसको एकदम अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि शुरुआत के अंदर थोड़ा सा लगे। ठीक है, तो लेसी क्या कहेगा कि भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कितना कितना पैसा दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ 53,000। वो कब दे रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे दे रहा हूँ, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1। 49,000 दे रहा हूँ, जो कब दे रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर के एंड पे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 की पावर 2। और 55,000 दे रहा हूँ, कब दे रहा हूँ, थर्ड ईयर के एंड पे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 की पावर 3। तो ये हो गया आपका 1.1 53,000, ये हो गया 48,181 49,012 40,495 और 55,123 41,322। तो इन सब का टोटल हो गया 48,181 प्लस 48,181 प्लस 40,495 प्लस 41322। ये हो गया इनका 1,30,000। ठीक है, अब अपने को पता है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, अपने को क्या पता है कि अपन बुक के अंदर क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर लिखेंगे 1,30,000। ठीक है, जबकि एक्चुअल में पेमेंट टोटल मिला के कितना होगा, 53,000 प्लस 49,000 प्लस 55,000, टोटल पेमेंट होगा कितना, 1,57,000। अब अपने को पता है कि अपन क्या करेंगे, 27,000 एक्स्ट्रा पैसा जो देंगे वो किसका देंगे, इंटरेस्ट का देंगे। और ये जो 27,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का देंगे ना, वो कहाँ जाएगा, हमारे P&L में जाएगा, और P&L में जाके हमारे क्या करेगा, प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा। जाहिर सी बात है, 27,000 का जो है एक्स्ट्रा पेमेंट, जो है 27,000 का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो P&L में जाएगा, क्योंकि 130 से एसेट लिख के उससे एक्स्ट्रा जो भी पेमेंट करोगे वो इंटरेस्ट का होगा, जो आप ईयर एंड पे क्या करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से क्या करोगे, एंट्री करोगे। आप क्या कहोगे, फर्स्ट ईयर पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो। टेबल कैसे बनाते हो कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग। आप क्या कहते हो भाई, ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं अपन, ये हायर परचेज के अंदर। अगर इसको अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है तो हायर परचेज का भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर का वो और 1 आवर का वो है, अगर आपको दिक्कत आए तो। ठीक है, बाकी वैसे मेरे हिसाब से हायर परचेज तो आप पढ़ के आए हो तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, ओपनिंग कितना है, 1,30,000, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा पहले साल में, 10%, तो 1,30,000 पे 10% के हिसाब से कितना, 13,000। टोटल पैसा कितना दोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 53,000। तो अब 53,000 के इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, उसमें से 13,000 इंटरेस्ट का, मतलब प्रिंसिपल का कितना, 40,000। तो आप कहोगे 130 में से फर्स्ट ईयर के अंदर में 40,000 का प्रिंसिपल पे कर देता हूँ, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 90,000। ये फर्स्ट ईयर की कहानी हुई। सेकेंड ईयर के शुरुआत से कितना ड्यू है, 90,000। तो 90,000 पे इंटरेस्ट कितना लगेगा 10% के हिसाब से, 9,000। इंस्टॉलमेंट कितने के, 49,000। तो आप क्या कहोगे, 49 में से 9 जो इंटरेस्ट के, तो प्रिंसिपल कितने के, 40,000। तो आपका कितना बचा, 90,000 का प्रिंसिपल बाकी था, 40,000 दे चुके हो, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 50,000। फिर थर्ड ईयर में क्या कहोगे कि साहब 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, उस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होता है, 5,000। और आप इंस्टॉलमेंट कितने के दे रहे हो, 55,000। आप कहोगे 55,000 में से 5,000 इंटरेस्ट के, तो प्रिंसिपल के कितने पे, 50,000। 50,000 ओपनिंग बाकी था और 50,000 प्रिंसिपल पे कर दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया। क्लियर। अब आपको पता है कि 13, 9 और 5 टोटल कितना हो गया, 13 + 9 + 5, 27,000 का आपको पता है कि टोटल क्या होगा, इंटरेस्ट के रूप में आपका एक्सपेंडिचर जाएगा। पहले साल में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट टू लेसर कितना लिखोगे, 13,000। ठीक है, अब आपके दिमाग के अंदर एक आइडिया है,
दिमाग में आइडिया क्या आया कि आपने लेसर को जाके कहा कि लेसर तुम जो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो क्या कर दो 0% कर दो। उन्होंने कहा पागल है क्या 0% क्यों कर दो, मैं बेवकूफ़ हूँ, इंटरेस्ट क्यों नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम समझो मेरी बात, पैसा तुम यही लेना 53,000, 49,000 और 55,000, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिखो कितना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 0%। उन्होंने कहा अगर पैसा उतना ही दे रहे हो तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखने में 0% लिखने में कोई फ़र्क नहीं। लेकिन उसने पूछा कि इससे होगा क्या। उसने कहा देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगी तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 49,000 डिवाइडेड बाय 1 और 55,000 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 और 1 की पावर 1। तो इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,57,000। उसने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने कहा इससे ये होगा कि एसेट जो है वो मेरी बुक के अंदर पहले दिन ही मैं एंट्री कितने से करूँगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर कितना कर दोगे 157। और फिर क्या करोगे इंटरेस्ट ईयर एंड पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लेसर कितने से करोगे 0 से, क्योंकि इंटरेस्ट का तो कुछ पेमेंट हो ही नहीं रहा है। इसने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने कहा इससे ये है कि एक तो मेरी एसेट का वैल्यूएशन बढ़ गया, पहला फ़ायदा ये, दूसरा इंटरेस्ट नाम का कोई एक्सपेंडिचर नहीं जा रहा है तो मेरे P&L में प्रॉफिट कम नहीं होगा। और मुझे तो यही चाहिए शेयर होल्डर को, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना है, शेयर होल्डर को जितना ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा उतना क्या होगा वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। भाई एक कंपनी है जो आपको कह रही है कि यार मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं है और मुझे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, और एक है जो कह रही है मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा प्रॉफिट है और मुझ में इन्वेस्ट कीजिए। तो आप किस में करोगे, जाहिर सी बात है जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो उसने कहा कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कोई भी इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा। अब ये जो है इसको देख के बाकी ने भी ये शुरू कर दिया। तो इन सब से निजात पाने के लिए इसने क्या किया, इसने कहा कि आप लिख सकते हो असेट जो अपनी बुक के अंदर लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक लिख सकते हो, जो उसकी फेयर वैल्यू है, मतलब जो उसकी मार्केट वैल्यू है उस तक लिख सकते हो। अगर इसकी मार्केट वैल्यू वाकई 1,57,000 है, ठीक है, तो आप इस एसेट को वाकई 1,57,000 पे लिख दीजिए और वाकई इसके अंदर इंटरेस्ट जो वो कंपोनेंट है नहीं। लेकिन एसेट की फेयर वैल्यू अगर 130 है और आप उसको 157 पे इसीलिए लिखवा रहे हो ताकि आपका क्या हो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर ना आए। तो उसके लिए आप सुन लीजिए, आपको जो इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन है वो क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, जितना लीज पेमेंट करने वाले हो, और फेयर वैल्यू विच एवरेज लो। मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओगे तो कितने पे लिख पाओगे, फेयर वैल्यू पे। समझ पा रहे बात, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट केस के अंदर देखो, फर्स्ट केस के अंदर प्रेजेंट वैल्यू और मिनिमम लीज पेमेंट, जो मिनिमम लीज पेमेंट है वो, और फेयर वैल्यू लिख देते हैं। और उसके बाद में इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कितने पे एसेट लिखी जाएगी ऑफ एसेट। तो क्या कहा कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितना आ रहा है 1,30,000 और फेयर वैल्यू एसेट की 1,50,000। तो इन्होंने क्या कहा कि एसेट को आप 1,30,000 पे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आराम से लिखिए। सेकंड वो कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है 130 और एसेट की फेयर वैल्यू है 130। तो उन्होंने कहा 1 फेयर वैल्यू तक लिख सकते हो, उसमें कोई हमें हर्ज नहीं है। थर्ड केस के अंदर क्या कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट तो 1,10,000 और फेयर वैल्यू उसकी 1,10,000। तो उन्होंने कहा कि भाई फेयर वैल्यू से ज़्यादा नहीं लिखने देंगे, तो कितने पे लिख सकते हो आप 1,10,000। तो इसके साथ एक कॉन्सेप्ट बना आपका, कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट क्या सॉरी इसने क्या कहा है, इसने कहा कि इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है initial recognition in the books of लेसी कितने पे होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू वेज एवरेज लोअर पे होगा। इन दोनों में से जो कम होगा उस पर वैल्यूशन होगा। क्लियर है भाई, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो इस तरीके से पूछा जाता है, ये इंस्टीट्यूट पूछती है, वो इस वजह से पूछती है कि आपको
लीज रेंट कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता है। B&P लिमिटेड अवेल्ड ए लीज फ्रॉम N&L लिमिटेड, द कंडीशन ऑफ द लीज टर्म आर एज अंडर। इस तरीके से कि लीज पीरियड जो वो 3 साल का है। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2010 फॉर इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹10 लाख एंड हैज़ एन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। वो कह रहा है कि लीज पीरियड कितना है, 3 साल है, ठीक है, और असेट की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख है, और यूजफुल लाइफ उसकी कितनी, 5 साल है। अब देखो यूजफुल लाइफ से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जैसे यूजफुल लाइफ 5 साल है लेकिन उसमें से असेट जो वो मेनली 3 साल में यूज हो जाएगी, तो उस केस के अंदर भी फाइनेंशियल लीज जो हो सकती है। कुछ इंडिकेशन है जिससे आपको पता चलता है कि फाइनेंशियल लीज जो है या नहीं है, लेकिन अभी तो स्पेसिफिकली ये फाइनेंशियल लीज है। वो क्या क्या इंडिकेशन है जिससे पता चल जाता है वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ असेट जो है इज आल्सो 10 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के कितने हैं, क्या 10 लाख के। द प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक टू लेसर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ लीज। जैसे लीज कंप्लीट हो जाएगी एसेट वापस क्या हो जाएगी, लेसर को दे दी जाएगी। द अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट ₹1 लाख एट द एंड ऑफ द ईयर 2012। वो कह रहा है कि जब लीज टर्म पूरा होगा 3 साल का तब एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी, 1 लाख बचेगी। मतलब कि असेट लगभग पूरी कौन यूज़ करेगा, लेस यूज़ करेगा। 10 लाख की असेट है जिसमें से लास्ट में 1 लाख की वैल्यू बचेगी तीसरे साल के एंड पे, तब वापस देगा। मतलब 3 साल में एसेट जो वो 90% तो यूज़ हो ही रही है, ठीक है। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट वर मेड ईच ईयर, कंसिडर IRR 10%। वो कह रहा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट जो है वो 3 देंगे, तो आपको पता करना है कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जो क्या होगा। तो देखो लेसर जो वो क्या करेगा, कितना पैसा रिकवर करेगा, टोटल 10 लाख के बराबर रिकवर करेगा। जो ब्याज के अलावा कितना पैसा रिकवर करेगा, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि एसेट की फेयर वैल्यू तो 10 लाख और वो आगे वाले किसी को यूज़ करने के लिए दे रहा है, तो वो क्या करेगा, एक तो उस एसेट का रेंट लेगा और उसके अलावा वो इंटरेस्ट का पैसा कितना लेगा। इंटरेस्ट का पैसा अगर हटा दें तो वो कितना पैसा लेगा, 10 लाख के इक्वल लेगा। तो वो क्या कह रहा है कि उसके जो पैसे आ रहे हैं उन सारों की प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 लाख के इक्वल होनी चाहिए। अब इंस्टॉलमेंट कितने की ले उसे पता नहीं, वो कह रहा है आप पता करके बताइए। तो सपोज इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो वो क्या है, सपोज इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो वो क्या है, ई। तो पहले इंस्टॉलमेंट कब देगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो उसके अंदर से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाने के लिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देंगे, 1 प्लस रेट 1.10 की पावर 1। सेकेंड इंस्टॉलमेंट ए डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 2। ये इलिस्ट्रेशन थोड़ा समझ आएगा, बाकी जब कंप्लीट हो जाएंगे तब एक बार इसको वापस देख लीजिएगा तो आपको एकदम अच्छे समझ जाएगा। ए डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3। और उसके अलावा लेसर को क्या मिलेगा, ईयर एंड पे, मतलब लीज टर्म के कंप्लीट होने पे एसेट वापस मिल जाएगी, और वो एसेट वापस मिलेगी तो उसको उससे कितना पैसा मिल जाएगा, 1 लाख रुपये, ठीक है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.1 की पावर 3। तो टोटल लेसी को मिलेगा क्या, 3 तो ये लीज रेंट मिलेंगे और लास्ट के अंदर वापस 1 लाख की रेजिडुअल वैल्यू वापस इसे मिल जाएगी, ठीक है। जबकि वो देंगे क्या, इन तीनों के अंदर क्या है, इन तीन जो ए का अमाउंट है, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, उसमें क्या है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। तो वो क्या कह रहा है, टोटल जो प्रिंसिपल का, इसमें भी क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वो भी 3 साल बाद में मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट मुझे कितना मिलना चाहिए, 10 लाख का, क्योंकि एसेट कितने की जा रही है मेरी, 10 लाख की। तो फिर कैसे कैलकुलेट करें साहब, 10 लाख इज इक्वल टू, पहले क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, ए डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 1.1 के पावर 2 प्लस ए डिवाइडेड बाय 1.1 के पावर 3 प्लस 1.1 डिवाइड और 1 लाख, 1 2 3 कितना हो गया, 75 131। ये इधर जाते से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 10 लाख में से माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 924868 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस ए डिवाइडेड बाय 1.1 के पावर 2 प्लस ए डिवाइडेड बाय 1.1 के पावर 3। अब कैसे कैलकुलेट करें, तो अब आपको पता है कि भाई ए को क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। ले लीजिए ए को कॉमन, ये ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1
1 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2, यहाँ कितना बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू कितना 0.909, फिर इक्वल टू 0.826 और फिर इक्वल टू 0.751 और GT का बटन प्रेस करोगे तो इन तीनों का आ जाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू यूनिट फैक्टर कहते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय 2.4868 इज इक्वल टू कितना 924868। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये थोड़ा मैं धीरे करवा रहा हूँ और आप भी इसको थोड़ा पेशेंस रखकर इसको कीजिएगा, क्योंकि एस जो है इम्पोर्टेंट है और एक बार एस जो है उसको अच्छे से डिस्कस कर लो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया 924868 डिवाइडेड बाय 2.4868। तो ये हो गया A इज इक्वल टू 371910। तो 3,71,910 रुपये के इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। क्या अगर ऐसे इंस्टॉलमेंट हो तो उसको पूरे 10 लाख मिल जाएंगे क्या? हाँ, लेसर जो है चेक कर लीजिए। 10 लाख इज इक्वल टू 3,71,910 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस 371,910 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2, 371,910 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3 और 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। समझ पा रहे हो बात भाई? अल्टीमेटली लेसर कितना लेगा, इंटरेस्ट पर प्लस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का कितना लेगा, क्योंकि एसेट 10 लाख के तो 10 लाख रुपए प्रिंसिपल के लेगा। अब से ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ बात करनी है कि लेसर क्या क्या देखेगा और लेसी क्या क्या देखेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनिमम लीज पेमेंट है जो पता करेंगे दोनों के प्रोस्पेक्टिव से। लेसी के प्रोस्पेक्टिव से भाई स्पेलिंग कहीं गलत हो तो वो आप कर लीजिएगा, लेसी लेसर की शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। लेसी के हिसाब से और लेसर के हिसाब से, ठीक है। तो लेसी के हिसाब से बात करें तो लेसी क्या कहेगा, लीज रेंट है 53,000, 49,000 और 25,000 और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू जो वो 30,000। अब यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फाइनेंशियल लीज में, लेकिन अगर एसेट जो वो लास्ट के अंदर वापस अल्टीमेटली लीगल ओनर तो कौन है उसका, वही है लेसर ही है। समझ पा रहे हो बात? फाइनेंस लीज पे दिया एसेट जो वो किसी और की और वो यूज कोई और कर रहा है, तो लास्ट की जो रेजिडुअल वैल्यू होगी वो वापस किसको मिलेगी, लेसर को ही मिलेगी। लेसी है जो उसे क्या करेगा, यूज़ करेगा और लास्ट में वापस दे देगा, क्योंकि लीगल ओनर तो अभी भी लेसर ही है, ठीक है। तो लेसी ने कहा कि भाई तुम मेरी ये एसेट ले जाओ, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट ईयर के एंड पे देना 53,000, सेकंड ईयर पे देना 49,000 और थर्ड ईयर पे देना 25,000, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे, मिनिमम लीज पेमेंट नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि लेसी को क्या क्या मिलेगा, और सॉरी लेसी हम ये देखेंगे लेसी क्या क्या पे करेगा और लेसर को क्या क्या मिलेगा, ठीक है। सर ये जो पे करेगा वही तो मिलेगा, समझिएगा। लेसी जो है वो क्या करेगा, 53,000 पे करेगा। लेसी क्या करेगा, 49,000 पे करेगा। लेसी क्या करेगा, 25,000 पे करेगा। लेसी क्या ये 30,000 पे करेगा क्या, नहीं। रेजिडुअल वैल्यू ये 3 साल यूज़ करेगा, उसके बाद में ये क्या करेगा, सेट वापस लेसर को दे देगा। तो लेसी क्या कहेगा कि मैंने 53,000 दिए फर्स्ट ईयर के एंड पे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1। 49,000 दिए मैंने कब, सेकंड ईयर के एंड पे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 49,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2। और 25,000 मैंने दिए थर्ड ईयर के एंड पे, तो डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। तो मैंने जो नेट दिया है प्रिंसिपल का पैसा वो कितना दिया है, तो ये तो ऊपर वाला सेम ही है क्या, नहीं, अमाउंट है जो चेंज है। तो ये कितना हो जाएगा 1.1 53,000, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 48,181 49,000। इसकी प्रेजेंट वैल्यू दो बार इक्वल करेंगे 40,495 और 25,000 1 2 3, तो ये टोटल हो गई इसकी वैल्यू 107,460।
तो लेसी क्या कहेगा कि मैं जो पे करूँगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1,07,460। अब लेसर जो है वो क्या कहेगा कि मुझे कितना मिलेगा, तो समझिएगा भाई लेसर क्या कहेगा 53,000 मुझे मिलेगा फर्स्ट ईयर के एंड पे जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1.1 की पावर 1। 49,000 मिलेगा मुझे सेकेंड ईयर के एंड पे जिसकी प्रेजेंट वैल्यू है, डिवाइड करना पड़ेगा 1.1 की पावर 2। 25,000 मुझे मिलेंगे थर्ड ईयर के एंड पे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1.1 की पावर 3। उसके अलावा 30,000 रुपीज़ और मिलेंगे, उसके अलावा क्या होंगे 30,000 रुपीज़ और मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट के अंदर एसेट जो वापस किसको मिल जाएगी, लेसर को मिल जाएगी। और लेसर को मिलेगी मतलब कि ये रेजिडुअल वैल्यू भी क्या होगी, किसको मिलेगी, लेसर को मिलेगी। और वो कब मिलेगी, थर्ड ईयर के एंड पे। तो वो क्या कहेगा कि उसकी पावर क्या, डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3। समझ पा रहे हो? ये किसको मिलेगा, रेजिडुअल वैल्यू लेसर को मिलेगा। समझ पा रहे हो? लेसी के जरिए नहीं मिलेगा, लेकिन वो एसेट सेल करके उसको रिसीव कर सकता है। तो उसके लिए एसेट की वैल्यू क्या है, इसके लिए अलग है और इसके लिए एसेट की वैल्यू अलग है। लेसी के लिए एसेट की वैल्यू अलग है, वो कहेगा कि मैंने 53 देने, मैंने 49 देने और मैंने 25,000 देने। लेसर कहेगा कि ये एसेट मेरे लिए 53,000 लेके आएगी फर्स्ट ईयर के एंड पे, 49 लेके आएगी सेकंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर पे लेके आएगी 25,000 और उसके अलावा थर्ड ईयर पे रेजिडुअल वैल्यू के 30,000 रुपये और ला के देगी। तो ये क्या कहेगा कि मेरे लिए जो एसेट की वैल्यू है वो इसकी सारों की आज की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी 1.1 30,000 1 2 3 22,540 और ऐड कर दो 107,460 पे, तो ये आ रहा है 1,30,000। तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 1,30,000। सर ठीक है, जैसे तैसे करके इसको हजम किया। अब यहाँ से आपको आगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी समझ आएंगे, क्योंकि अब आपको इसका बेस समझ आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। अब यहाँ पर है लीज रेंट है 53,000, 49,000 और 25,000। उसके बाद में क्या कहा है, लेसी ने कहा है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, कि अगर आपको चाहिए कि ईयर एंड जब ये लीज टर्म कंप्लीट हो तब आप एसेट मेरे को दे दो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैं कितना रेजिडुअल वैल्यू दे दूँगा, 15,000 रुपये जो दे दूँगा। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, अब अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो होता है उसकी वैल्यू उसका मीनिंग समझिए। रेजिडुअल वैल्यू इन एक्सेस ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मतलब क्या है, रेजिडुअल वैल्यू इन एक्सेस ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू जो थी वो कितनी थी 15,000 प्लस 15,000 कितनी 30,000। ठीक है, इस 30,000 में से 15,000 की रेजिडुअल वैल्यू की गारंटी किसने दी है, लेसी ने दी है, लेकिन 15,000 की रेजिडुअल लेसी ने दी नहीं है। क्लियर है? तो लेसी क्या कहेगा, मुझे कितना कितना पेमेंट करना पड़ सकता है भाई, तो लेसी कहेगा कि मुझे कितना पेमेंट करना है 53,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1, 49,000 का पेमेंट करना है डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2। ठीक है, और 25,000 का पेमेंट करना है डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3। और हो सकता है कि ये 15,000 है, इसका भी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने गारंटी दी है। समझ आ रही बात? अगर उसने गारंटी दी है तो उसे ये भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। लेसर क्या कहेगा कि मुझे कितना मिलना है, तो लेसर क्या कहेगा कि 53,000 मुझे फर्स्ट ईयर के एंड पे मिलेगा 1.1 की पावर 1, 49,000 मिलेगा 1.1 की पावर 2, 25,000 मिलेगा मुझे थर्ड ईयर के एंड पे 1.1 की पावर 3। उसके अलावा मेरी रेजिडुअल वैल्यू कितनी मेरे हिसाब से 30,000, तो मुझे तो कितना मिलना चाहिए 30,000। तो ये क्या करेगा, पूरा 30,000 है जो कंसीडर करेगा। समझ पा रहे हो? 30,000 अब जैसे मेरी एसेट है जिसकी वैल्यू, इस कैलकुलेट की वैल्यू मुझे पता है कि 30,000 है। आपने कहा कि 15,000 में मैं ख़रीद लूँगा, मैं इसका वादा करता हूँ 3 साल बाद। मेरे को पता है इस एसेट की वैल्यू 3 साल बाद 30,000 रुपये, तो मैं मेरी बुक के अंदर किस हिसाब से कंसिडर करूँगा 30,000 रुपये के हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है 30,000 रुपये जो रिसीव होंगे।
आप अपने बुक में क्या कहोगे कि आपने तो गारंटी कितने की दी है, 15,000 की, तो आप कितने के हिसाब से करोगे, 15,000 के हिसाब से अकाउंटिंग करोगे। तो ये क्या करेगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। या फिर इसको हम क्या करें, अगर सही तरीका है लिखने का क्या कि 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। समझ पा रहे हो? अल्टीमेटली बात तो हुई है 30,000, लेकिन वो इस तरीके से लिखेगा। तो ये क्या लिखा, 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। मतलब क्या हुआ, लेसी ने क्या लिखा है, लीज रेंट लिखा है और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी लिखा है। और इसने क्या लिखा है, लीज रेंट लिखा है और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी भी लिखा है और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को भी लिखा है। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू इन एक्सेस ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। जो गारंटी दे रखी है उससे ज़्यादा जितनी रेजिडुअल वैल्यू वो क्या कहलाएगी, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब एग्जाम्पल 5 पे आइए। अब धीरे धीरे आपको बेस समझ आने लगा होगा। फिर अपन एक बार पूरा करके 8-9 इलस्ट्रेशन वो कंप्लीट करके फिर वापस एक से शुरू करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लीज रेंट है 53,000, 49,000, 25,000। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 30,000 और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 40,000। अब ध्यान समझिएगा, बहुत लॉजिकल सोचिएगा। इसकी रेजिडुअल वैल्यू रहने वाली कितनी है, तीसरे साल के एंड पे इसकी वैल्यू है जो 30,000 रुपीज़ है। आपकी कोई एसेट है जो मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, जिसकी तीसरे साल की वैल्यू है लास्ट के अंदर रहने वाली 30,000 आपके हिसाब से, और मैंने आपको गारंटी दे दी कितने की, 40,000। मैंने कहा कि मैं 40,000 रुपये दूंगा। तो आप खुद सोचिए कि क्या आप उस एसेट को सेल करोगे क्या 30 ईयर के एंड पे? जाहिर सी बात है, 30,000 की एसेट मैं 40,000 रुपीज़ के अंदर खरीदने की कमिटमेंट कर रहा हूँ आपसे, तो आप क्यों नहीं बेचोगे? समझ आ रही बात? तो लेसी क्या कहेगा, मुझे कितना कितना पे करना है, तो लेसी कहेगा भाई मैंने पेमेंट करने की गारंटी कितनी ली है, 53,000 की गारंटी ली है फर्स्ट ईयर के एंड पे, इसकी ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई। 49,000 की गारंटी ली है मैंने सेकंड ईयर के एंड पे, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। 25,000 की मैंने गारंटी ली है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1.1 की पावर 3 हो गई। और 40,000 की मैंने गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू देने का वादा किया है, वो भी थर्ड ईयर के एंड पे, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब ध्यान सुनिएगा, लेसर क्या कहेगा, मुझे 53,000 मिलेंगे फर्स्ट ईयर के एंड पे 1.1 की पावर 1, 49,000 मिलेंगे मुझे सेकंड ईयर के एंड पे 1.1 की पावर 2, 25,000 मिलेंगे मुझे थर्ड ईयर के एंड पे, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 1.1 की पावर 3। क्या कहेगा, रेजिडुअल वैल्यू 30,000 मिलेगी या 40,000? जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि 30,000 के एसेट में 40,000 रुपये में खरीदूंगा, ये कमिटमेंट करता हूँ, तो आप क्या कहोगे, एसेट कितने की हो जाएगी, 40,000 सेल होगी। तो आपके लिए रेजिडुअल वैल्यू फिर 30,000 बचेगी या 40,000? आपके लिए 40,000, क्योंकि 40,000 कन्फर्म हो गया। तो आप क्या कहोगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। समझ पा रहे हो सर? 40,000 क्यों लिया, क्योंकि 30,000 तो है उसकी एक्सपेक्टेड, लेकिन क्योंकि 40,000 पे मैंने गारंटी दे दी, तो अब आपके लिए एक्सपेक्टेड भी कितनी हो गई, 40,000 हो गई। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 6 पे गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 53,000, 49,000 और 25,000। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय 15,000 और रेट है जो 10%। अनडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मतलब जैसे आप बैठे थे और मैं बैठा था और आपका एक फ्रेंड बैठा था, तो मैंने कहा कि मेरे को आपकी एक एसेट है जो लीज पे चाहिए। आपने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि मैं 53,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे दे दूंगा, 49 का रेंट आपको सेकंड ईयर के एंड पे दे दूंगा, 25,000 का रेंट मैं थर्ड ईयर पे दे दूँगा। आपने कहा कि ठीक है। आपने कहा कि एसेट तुम लीगल ओनर मैं हूँ, मैंने कहा हाँ आप ही हो। उन्होंने कहा 3 साल के लिए चाहिए, मैंने कहा 3 ईयर के लिए चाहिए, कंप्लीट रिस्क और रिवॉर्ड 3 ईयर तक मेरे पास होनी चाहिए। आपने कहा कि ठीक है साहब दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने कहा कि कुछ गारंटी वारंटी दे रहे हो रेजिडुअल वैल्यू की, मैंने कहा नहीं गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है, थर्ड ईयर के एंड पे आप ले लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आपका फ्रेंड जो वो बैठा है उसको पता नहीं क्या सूझा, उसने कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपने कहा कितने रुपए की, और उसने कहा कि मैं 15,000 रुपये की गारंटी दे रहा हूँ कि थर्ड ईयर के एंड पे अगर आप एसेट सेल करना चाहो तो उस टाइम अगर वैल्यू उसकी जैसे 7,000 भी हो गई, अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं 15,000 रुपये दे के इस एसेट को खरीद लूँगा। क्लियर? ये इस तरीके का उसने गारंटी दे दी। अब आपने पता किया कि थर्ड ईयर के एंड पे उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, तो आपको पता चला कि थर्ड ईयर के एंड पे उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो वो 30,000 है।
तो अब लेसर क्या करेगा और लेसी क्या करेगा समझिएगा। तो लेसी क्या कहेगा कि भाई मुझे कितना देना है, मैंने कितने का कमिटमेंट किया है, मैंने दिया है 53,000 जो मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे दूंगा, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई 1.1 की पावर 1। मैं दूंगा 49,000 सेकेंड ईयर के एंड पे, तो ये हो गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये हो गई 25,000 जिसको मैं दूंगा थर्ड ईयर के एंड पे, तो ये हो गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मैंने कोई गारंटी दी नहीं, ठीक है, तो मैं इसको कंसिडर क्यों करूं, समझ आ रही बात, क्योंकि ये तो कहेगा कि मेरे को तो पेमेंट करना नहीं है, ठीक है, ये किसी और को करना है। ठीक है, और लेसर क्या कहेगा कि मुझे कितना मिलना है 53,000 इससे मिलना है। ठीक है, 1.1 की पावर 1, 49,000 सेकेंड ईयर पे मिलना है, 1.1 की पावर 2, 25,000 मुझे थर्ड ईयर के एंड पे मिलना है, 25,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। इसके अलावा मुझे थर्ड ईयर के एंड पे रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 15,000 की गारंटी दी है और 15,000 अनगारंटेड है, मतलब एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 30,000 है। समझ आ रही बात भाई, अनगारंटेड का मतलब ही क्या है, गारंटेड से ज़्यादा जितनी है, तो गारंटी है 15,000 की और उससे ज़्यादा और है 15,000 और है, तो टोटल आपकी रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड कितनी है 30,000। तो आप तो क्या कहोगे मुझे कितना मिलेगा थर्ड ईयर के एंड पे 30,000, क्योंकि इतनी रेजिडुअल वैल्यू है इसकी, तो आप क्या करोगे 1.1 की पावर 3 के हिसाब से कंसिडर करोगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, मतलब आप क्या कह रहे हो, आपने क्या किया 53,000 डिवाइडेड बाय 1.1 प्लस 49,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं, 30,000 में गारंटेड वाला अलग किया और अनगारंटेड वाला अलग लिखा है। क्लियर सर, ऐसा क्यों लिख रहे हो, समझा देंगे लास्ट के अंदर, आपको सारा कुछ समझा देंगे। ठीक है, अब जो है इलस्ट्रेशन 7 है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 53,000, 49,000, 25,000 है। ठीक है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑन द बिहाफ ऑफ लेसी। अब किसी ने गारंटी दी है लेकिन मेरे बिहाफ पे दी है, जैसे क्या हुआ, आप और मैं बैठे थे, आपने कहा, मैंने कहा कि साहब आपकी एक एसेट है जो मुझे यूज़ करने के लिए चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है, रेंट क्या क्या दोगे, मैंने कहा सारी रेस्ट और रिवॉर्ड मेरे को ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, मैं 53, 49 और 25,000 का आपको क्या करूँगा, लीज रेंट दूंगा। उन्होंने कहा कुछ गारंटी, मैंने कहा हाँ आपको उतने की गारंटी दे दूँ, तो आपने कहा कि आपकी गारंटी हमारे लिए मायने नहीं रखती। मैंने कहा क्यों, उन्होंने कहा हमें आप पे भरोसा नहीं। तो हमने कहा तो अब क्या करें, आपने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी गारंटी है जो बैंक से लिखवा के लाइए। अब मैं गया मेरी बैंक के पास, सपोज मेरी बैंक है ICICI, मैं ICICI बैंक के पास गया और मैंने कहा कि बैंक मेरे बिहाफ पे गारंटी दो। उन्होंने कहा हुआ क्या, मैंने कहा कि एक एसेट लेनी है और वो गारंटी के लिए वो कह रहा है कि आपकी गारंटी नहीं मानी जाएगी और आपके बिहाफ पे किसी और से गारंटी दिलवाओ। बैंक ने क्या करके दे दिया, लिख के दे दिया। अब मुझे पता है कि अगर पेमेंट जो है वो अल्टीमेटली किसे करना है, मुझे करना है। बैंक ने गारंटी भले दी हो लेकिन एक्चुअल में जो गारंटी है वो किसकी है, मेरी है। समझ पा रहे हो? बैंक ने गारंटी क्योंकि किसके बिहाफ पे दी है, मेरे बिहाफ पे दी है। तो लेसी क्या कहेगा कि मुझे कितना कितना पेमेंट करना है। समझ पा रहे बात, पैसा अगर कल को भरना पड़ेगा तो बैंक ने एक बार तो बैंक भर देगी लेकिन बैंक अल्टीमेटली तो मुझसे रिकवर करेगी। समझ आ रही बात? तो लेसी को क्या क्या पे करना है, लेसी कहेगा कि मुझे पेमेंट करना है 53,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। 49,000 देना सेकेंड ईयर के एंड पे, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। 25,000 देना है थर्ड ईयर के एंड पे, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और 15,000 वो गारंटी मैंने तो नहीं दी लेकिन मेरे बिहाफ पे दी है, तो वो सेम एज गुड एज मेरी गारंटी हो जाएगी। तो ये भी मुझे देना है थर्ड ईयर के एंड पे। लेसर क्या कहेगा भाई कि 53,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे, 49,000 1.1 की पावर 2, ठीक है, 25,000 1.1 की पावर 3, उसके अलावा 15,000 की गारंटी दी है ऑन द बिहाफ ऑफ लेसी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता लेसर को, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा
कि गारंटी कौन दे रहा है। आपको तो गारंटी मिल रही है 1.1 की पावर 3 और 15,000 के अनगारंटेड और है, मतलब अल्टीमेटली वो 30,000 था जिसको आपने अलग अलग टुकड़ों में लिखा है। इलस्ट्रेशन 8 समझिएगा। लीज रेंट जो है वो कितना है 53,000, 49,000 और 25,000। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 30,000 और परचेज ऑप्शन एट 40,000। अब समझिएगा, अब दोनों अपन टेबल पे बैठे थे, मैंने कहा एसेट चाहिए, आपने कहा ठीक है, बार बार वही बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ, और 53, 49, 25,000 का रेंट दे दूँगा। मैंने कहा कि आपने कहा कि ठीक, मैंने कहा कि और गारंटी, आपने कहा शांत हो जाइए, गारंटी का नाम नहीं लोगे। हमने कहा क्यों, कि बार बार आप गारंटी क्यों दे रहे हो। मैंने कहा तो फिर आपने कहा कि हम आपको परचेज ऑप्शन देंगे। हमने कहा मतलब आपने कहा कि 3rd ईयर के एंड पे अगर आप चाहो ना, तो आप चाहो तो असेट जो मुझसे ख़रीद लेना, कितने पे ख़रीद लेना, 40,000 पे ख़रीद लेना। अब समझिएगा, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 30,000 और आपने मुझे ऑप्शन दिया 40,000। क्या मैं इस असेट को ख़रीदूँगा? क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि जिस असेट की वैल्यू 30,000 रहने वाली है उसको मैं 40,000 पे ख़रीदूँगा? तो ये जो परचेज ऑप्शन है, क्या मैं कंसिडर करूँगा? क्या नहीं करूँगा। क्या आप इतने बेवकूफ़ है कि आप ये मानोगे कि 30,000 की असेट, ये बेवकूफ़ 30,000 की जगह 40,000 खरीद लेगा? जाहिर सी बात, अगर मानते हो तो आप बेवकूफ़ हो, तो आप भी इस ऑप्शन को मानोगे क्या? नहीं मानोगे। समझ पा रहे हो? तो आप भी क्या मानोगे कि 3rd ईयर के एंड पे आपको रेजिडुअल वैल्यू 30,000 मिलनी, क्योंकि आपने ऑप्शन भले 40,000 पे दिया है कि आप चाहो तो 40,000 पे खरीदो, लेकिन आपको पता है कि जब एसेट की वैल्यू 30,000 है तो 40,000 पे कोई खरीदेगा नहीं। और मैं क्या कहूँगा कि एसेट की वैल्यू रहने वाली 30,000, तो उसको मैं 40,000 पे परचेज ऑप्शन दिया तो मैं नहीं खरीदूँगा। तो ये जो अगर परचेज ऑप्शन रेजिडुअल वैल्यू से ज़्यादा पे दिया है तो उसका क्या होगा, कोई वैल्यू होगी नहीं, तो मतलब उसको कंसिडर करेंगे नहीं। तो लेसी क्या कहेगा कि मैं दूंगा 53,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू, 49,000 दूंगा 2nd ईयर के एंड पे, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू, 25,000 दूंगा 3rd ईयर के एंड पे, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू, और कंसिडर करूँगा क्या इसको? नहीं करूँगा। समझ पा रहे बात? क्योंकि 30,000 की एसेट 40,000 में मैं क्यों खरीदूँगा। और आप क्या कहोगे, 53,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1, 49,000 की डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2, 25,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। और 3rd ईयर के एंड पे आप कितना एक्सपेक्ट करोगे, 30,000 या 40,000? जाहिर सी बात है 30,000, असेट 30,000 के तो 40,000 पे कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो आप क्या कहोगे, 1.1 की पावर 3। तो आपको असेट कितने, लास्ट में कितना मिलेगा, 30,000। उससे आगे वाले दिन फिर और अपन बैठे, मैंने कहा कि एक असेट खरीदनी, आपने कहा कि फिर वही बात, मैंने कहा 49, 53, 49, 25 का लीज रेंट देंगे। आपने कहा कि ठीक है भाई, अच्छी बात है। मैंने कहा गारंटी वारंटी, आपने कहा गारंटी नहीं, हम परचेज ऑप्शन देंगे। मैंने कहा कैसा, पिछली बार वाला जैसा, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, इस बार हम सही देंगे। हमने कहा बताइए। आपने कहा रेजिडुअल वैल्यू जो है वो कितने रहने वाली है, 40,000, 40,000 रुपये रहने वाली। आप चाहो तो इस असेट को कितने पे खरीद सकते हो, 30,000 रुपये। अब मेरे प्रोस्पेक्टिव से सोचिए, जिस असेट की वैल्यू 40,000 है, उसको अगर कोई मुझे ऑप्शन दे दे कि 30,000 में ख़रीद लो, तो उस केस के अंदर क्या मैं उसे ख़रीदूँगा? क्या, जाहिर सी बात है खरीदूँगा। समझ पा रहे हो भाई? अगर कोई 40,000 की एसेट मुझे 30,000 में मिलेगी, 10,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा, मैं क्यों नहीं खरीदूँगा? तो क्या मैं 30,000 कंसिडर करूँगा? क्या, हाँ कंसिडर करूँगा, क्योंकि मैं मानूंगा कि ये मुझे पेमेंट करना है। क्योंकि 40,000 की एसेट अगर 30,000 मिलेगी, जाहिर सी बात है मैं इसे खरीदूँगा। क्लियर है? अब यहीं पर आपके प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। आपने क्या कहा कि एसेट की रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 40,000 है, लेकिन आपने ऑप्शन दे दिया उसको आगे, वो चाहे तो उसे 30,000 खरीद ले। क्योंकि आपने कम पे ऑप्शन दिया, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो आगे वाला क्या करेगा, उसे एक्सरसाइज करेगा। आगे वाली पार्टी उसे क्या करेगी, एक्सरसाइज करेगी। तो अब रेजिडुअल वैल्यू आप 40,000 कंसिडर करोगे या 30,000? अब आप 30,000 कंसिडर करोगे। क्यों? क्योंकि आपने फिक्स कर दिया कि वैल्यू कितनी मिलनी है अब 3rd ईयर के एंड पे, 30,000। क्योंकि भले 40,000 जो मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे कितने, 30,000। क्योंकि हम 30,000 पे किसी को सेल करने का ऑप्शन दे दिया है, तो वो 30,000 पे ज़रूर खरीदेगा। समझ पा रहे हो? 40,000 की एसेट अगर 30,000 पे खरीदने का किसी को ऑप्शन दोगे तो वो जाहिर सी बात है खरीदेगा। तो आप 40,000 कमा सकते थे, लेकिन कमाओगे कितना, 30,000, 30,000। तो यहाँ लेसी कितना कंसिडर करेगा, 53,000 डिवाइडेड बाय
1.1 की पावर 1, 49,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2, 25,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। और लेसर कितने पर कंसिडर करेगा? 53,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 1, 49,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2, 25,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3 और 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीज़ें जो इस तरीके से होगी। सर अब इसका टोटल क्रक्स बता दीजिए, क्रक्स क्या हुआ, इतनी देर अपन ने बात की, उसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझिएगा। अगर हम बात करते हैं तो बात इस तरीके से भाई कि दो पार्टी है, ठीक है, एक तो जो है वो लेसी है, ये स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक करूँ इससे अच्छा है, ये लेसी है और ये लेसर है। ठीक है, लेसी जो है वो क्या कंसिडर करेगा कि कितना कितना पेमेंट करना है, तो वो क्या करेगा, किस किस को कंसिडर करेगा, लीज रेंट को कंसिडर करेगा, क्या जाहिर सी बातें करेगा। उसके अलावा GRV बाय लेसी है तो कंसिडर करेगा, क्या जाहिर सी बातें करेगा। ठीक है, और GRV ऑन द बिहाफ ऑफ लेसी है तो उसे कंसिडर करेगा, क्या करेगा। GRV बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी करेगा, क्या नहीं करेगा। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को करेगा, क्या नहीं करेगा। समझ पा रहे हो? तो ये क्या करेगा, इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करेगा। तो सर ये क्या करेगा, लेसर क्या कंसिडर करेगा, लेसर कंसिडर करेगा लीज रेंट करेगा, क्या कंसिडर करेगा। GRV बाय लेसी करेगा, क्या कंसिडर करेगा। GRV बाय GRV ऑन द बिहाफ ऑफ लेसी करेगा, क्या कंसिडर करेगा। GRV बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कंसिडर करेगा, क्या करेगा। और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को कंसिडर करेगा, क्या कंसिडर करेगा। समझ पा रहे हो? तो ये इस तरीके से होगा। सर परचेज ऑप्शन वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, अगर बात करें हम परचेज ऑप्शन की, इससे अच्छा तो अगर बात करें हम परचेज ऑप्शन की, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फिर वही दो पार्टी, कौन से वाले थे, यही थे ना। लेसी क्या कहेगा कि लीज रेंट का पेमेंट करेगा। परचेज ऑप्शन का पेमेंट करेगा, क्या परचेज ऑप्शन को पेमेंट करेगा इफ परचेज exercise of purchase option is virtually certain।
इसका मतलब क्या हुआ, वर्चुअली सर्टेन कब होगा, जब परचेज ऑप्शन जो है वो कितने पे दिया गया है, लेस देन उसकी रेजिडुअल वैल्यू। अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू 40,000 और परचेज ऑप्शन 30,000 पे, तो वो कंसिडर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ पा रहे बात, ठीक है। और लेसर के केस के अंदर भी क्या हो जाएगा, सेम। लेसर क्या है, जो क्या कहेगा कि सब लीज रेंट प्लस परचेज ऑप्शन इफ वर्चुअली सर्टेन, मतलब परचेज ऑप्शन जो है वो कितने पे दिया गया, कम पे दिया गया रेजिडुअल वैल्यू से। क्लियर है, समझ आ रही बात। तो ये इस तरीके से क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। सर तो इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशन आती है कि मिनिमम लीज रेंट, सॉरी मिनिमम लीज पेमेंट, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो कब पढ़ेंगे, अब आइए उन सारों को पढ़ते हैं। अब आइए एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो है वो मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट के अंदर क्या होगा, जो पैसा रिसीव होगा और जो पैसा पे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को छोड़ के। मतलब क्या हुआ, मिनिमम लीज पेमेंट दोनों के प्रोस्पेक्टिव से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेसी के प्रोस्पेक्टिव से अगर कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में क्या कहेंगे हम कि लेसी कितना पेमेंट करेगा, तो वो लीज रेंट का पेमेंट करेगा। उसके अलावा GRV बाय लेसी है, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेसी है, तो उसे कंसिडर करेगा। GRV ऑन द बिहाफ ऑफ लेसी है, तो उसे कंसिडर करेगा। GRV बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी है, तो उसे कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। और परचेज ऑप्शन के केस में लेसी जो है वो क्या कहेगा, लीज रेंट प्लस परचेज ऑप्शन इफ परचेज ऑप्शन इज लेस देन रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर है, समझ पा रहे बात। ये है जो लेसी कंसिडर करेगा। और लेसर क्या कंसिडर करेगा, लेसर वैसे अनगारंटेड भी करता है, लेकिन मिनिमम लीज पेमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें से अनगारंटेड को हटा रखा है। मतलब उसके अलावा लेसर क्या क्या करेगा, तो लेसर करेगा लीज रेंट प्लस GRV बाय लेसी प्लस GRV बाय GRV on the behalf of lessee plus GRV by इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, ये भी करेगा। वैसे वो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी करता है, लेकिन अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट के डेफिनेशन से बाहर है, क्योंकि वो एक्चुअल में पेमेंट इस लीज से नहीं होता है, वो किसी और से होता है। मतलब वो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू किसी और को सेल होगा, इस लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट में होता नहीं है, तो मिनिमम लीज पेमेंट के डेफिनेशन से बाहर है। तो वो सर किस डेफिनेशन कवर होगा, उसके लिए एक अलग डेफिनेशन दे रखी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, ठीक है। और परचेज ऑप्शन के केस में क्या हो जाएगा, परचेज ऑप्शन के केस में तो इन दोनों का सेम ही होगा। क्लियर है। तो सर ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है ये क्या होता है, ये जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज ये किसके स्टैंड पॉइंट से होता है, ये लेसर के स्टैंड पॉइंट से होता है, ठीक है। मतलब कि लेसर को टोटल मिला के क्या क्या मिलेगा,
मतलब क्या हुआ, बाकी सारा तो कंसिडर कर ही चुके हैं, सिर्फ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को कंसिडर नहीं किया। तो वो कहता है कि एसेट से उसे अल्टीमेटली क्या क्या मिलेगा, वो सारा मिला के क्या बनेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज की टोटल जो है टोटल जो इन्वेस्टमेंट है जो इसमें एसेट के अंदर इतने का है, जिसमें से कुछ लीज से मिलेगा और कुछ बाहर से मिलेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सिर्फ लेसर ही कैलकुलेट करता है, लेस ही नहीं करता है। तो लेसर को क्या क्या मिलेगा टोटल, लीज रेंट प्लस GRV बाय लेसी, GRV on the behalf of lessee plus GRV by independent third party plus unguaranteed रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और अपन इसको लिख सकते हैं मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेसर प्लस UGRV। समझ पा रहे हो, लेसर के स्टैंड पॉइंट से अपन ने सारा ही कुछ कवर कर लिया था, सिर्फ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू को कंसिडर नहीं किया, तो वो ऐड कर दोगे तो क्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अगर इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। इम्प्लिसिट रेट क्या होता है, ये लेसर कैलकुलेट करता है कि भाई जो लीज के अंदर जो एक्चुअली जो वो इंटरेस्ट ले रहा है वो कितना ले रहा है, उसकी रेट क्या है। तो वो क्या कहता है कि रेट बाय विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज किसके बराबर हो जाए, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। सर क्या मतलब क्या हुआ इसका, देखो इम्प्लिसिट रेट मतलब कि वो कितने % ब्याज ले रहा है, तो वो कैसे पता करेगा, उसे जो जो मिलने वाला वो सारा का सारा किसके बराबर होना चाहिए, एसेट की, उस सब की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर, क्योंकि प्रिंसिपल उसे कितना मिलना चाहिए, एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर। तो उन सारों में से इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दें तो कितना बचना चाहिए, एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर। तो जिस रेट से इंटरेस्ट का पैसा इतना हट जाता है कि एसेट उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाती है, फेयर वैल्यू के बराबर, वो रेट क्या कहलाएगी, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि वो एक्चुअल में लेसर की इतने % की कमाई है। रेजिडुअल वैल्यू समझाने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू इन excess of guarantee residual value, ठीक है। अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम क्या होती है, मतलब कि इंटरेस्ट का कितना पैसा है जो उन्होंने नहीं कमाया, मतलब कि टोटल इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है, सॉरी अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम मतलब शुरुआत के अंदर बात करें तो कितना है टोटल जो इंटरेस्ट का पैसा उन्होंने कमाना है, ठीक है। तो कितना कमाना है, कितना इंटरेस्ट कितना लेंगे टोटल, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज ये इनकी टोटल वैल्यू हो गई, इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज के अंदर तो क्या है, प्रिंसिपल का पार्ट और इंटरेस्ट का पार्ट दोनों है। उसमें से अगर इंटरेस्ट का हटा दें तो क्या बनता है, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। तो उसमें से अगर नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज हटा दें, मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू हटा दें, तो बाकी का बचेगा वो क्या बचेगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट बचेगा। समझ पा रहे हो। तो टोटल में से अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू हटा दो तो बाकी का क्या बचेगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। क्लियर है। ये है जो यहाँ पर दे रखे इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल लीज कि कौन कौन सिचुएशन में आपको पता चल सकता है कि ये जो लीज है वो फाइनेंशियल लीज है। समझ पा रहे हो। तो ये इंडिकेशन है। लोग क्या करते हैं,
फाइनेंशियल लीज की अगर क्वेश्चन ने डेफिनेशन पूछे तो उन्होंने ये जो है इंडिकेशन लिख देते, ये नहीं है। ये तो इनसे तो पता चल सकता है कि भाई ये जो है अगर इंडिकेशन है तो वो लीज फाइनेंशियल लीज होगी। समझ आ रही बात। लेकिन फाइनेंशियल लीज की डेफिनेशन क्या है, जिसके अंदर असेट के साथ साथ उसका रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर होते हैं, वो क्या कहलाएगी, फाइनेंशियल लीज कहलाएगी। क्लियर है। तो ये सिचुएशन है जिससे आपको पता चल जाए कि भाई हाँ भाई जैसे होता है ना कि ये इस तरीके से चलेगा तो ये जो है ये आदमी होगा, फलाना आदमी होगा, कि भाई ये इस तरीके से चलेगा तो वो मुन्ना भाई है, ठीक है, सपोज जो भी है, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेशन है जिससे पता चल सकता है कि ये जो लीज हो फाइनेंशियल लीज है। पहला क्या, द लीज, पहली बात तो उसमें इंडिकेशन क्या होंगे कि भाई रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली एसेट जो वो लेस यूज़ कर रहा है। इस तरीके का अगर कोई इंडिकेशन आपको पता चल जाए तो वो फाइनेंशियल लीज का इंडिकेशन है। क्या पहला क्या लिखा है, द लीज ट्रांसफर ओनरशिप टू एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म। अगर लीज टर्म के एंड पे क्या हो जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो उस केस के अंदर इसका मतलब रिस्क और रिवॉर्ड जो कम्प्लीटली किसको ट्रांसफर हो गए, लेसी को ट्रांसफर हो गए हैं अभी, मतलब कि क्योंकि अब लेसर का इंटेंशन है उसको आगे वाले को देने का है। द लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज द ऑप्शन एट अ प्राइस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू ऑफ असेट एट द ऑप्शन बिकम द एक्सरसाइजेबल सच एट दैट ऑप्शन ऑफ द लीज इट इज़ रीजनेबली सर्टेन दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। अगर एसेट जो है वो 40,000 की वैल्यू रहने वाली है और आपने उसको ऑप्शन दिया 30,000, मतलब वो क्या होगा, ज़रूर एक्सरसाइज होगा, मतलब अल्टीमेटली एसेट जो लेसी के पास ही रहेगी, मतलब वो लीज है जो क्या है, फाइनेंशियल लीज है। समझ पा रहे हो। तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर तो वापस एसेट वापस लेने का होता है, सिर्फ किराया वगैरह जो है वो लेने का होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एसेट जो है एक्चुअली रिस्क और रिवॉर्ड उसकी है लेसी की, और वही उसे यूज करने के इंटेंशन में होता है। तो लीज टर्म इज मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट इवन इफ द टाइटल इज नॉट ट्रांसफर। अब असेट की लाइफ है सपोज 10 साल, ठीक है, और लेसी के पास रहेगी 10 साल, तो उस केस के अंदर भी वो क्या है, फाइनेंशियल लीज है। या फिर एसेट की लाइफ है जो 10 साल है, ठीक है, लेकिन 9 साल है, तो उसमें से क्या रहेगी, लेसी के पास रहेगी, मतलब अल्टीमेटली एसेट को किसने यूज़ किया, लेसी ने यूज़ किया, तो सारे रिस्क और रिवॉर्ड भी उसी के मान के फाइनेंशियल लीज माना जा सकता है। एट द इंसेप्शन ऑफ लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट अमाउंट टू एटलीस्ट सब्सटेंशियल ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ असेट। मतलब क्या हुआ भाई, फेयर वैल्यू जो है वो असेट की सपोज 10 लाख है, और जो लेसी से जितना पैसा मिलेगा उन सारों की प्रेजेंट वैल्यू सपोज 10 लाख आ रही है, मतलब कि पूरा का पूरा पैसा है जो क्या किया जा रहा है, लेसी से कवर किया जा रहा है, मतलब पूरी असेट जो वो रिस्क और रिवॉर्ड उसका हो गया। या फिर सब्सटेंशियली, मतलब कि 10 लाख जैसे असेट की वैल्यू है और 9 लाख जो वो लेसी से रिकवर किया जा रहा है 90% तक का, तो उसे भी अपन सब्सटेंशियली मान सकते हैं कि 9 लाख तक का उसे कवर किया जा रहा है, मतलब 10 लाख के असेट में से 9 लाख के बराबर तो लेसी यूज़ कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली रिस्क और रिवॉर्ड किसके हैं, उसके लेसी के। The leased asset is specialized nature such that the only lessee can use it without major modification being made। या फिर एसेट का इस तरीके का वो क्या कहते हैं नेचर है कि जैसे सिर्फ लेसी ही यूज़ कर सकता है। जैसे पार्ले जी ने अपने लिए बिस्किट बनाने के लिए एक मशीन बनवाई, ठीक, और उसको फाइनेंस करवाया, तो जाहिर सी बात है बैंक वो उसे वापस उस एसेट को कभी नहीं लेगा, तो बैंक जो उसे फाइनेंशियल लीज ही करेगा। क्लियर। तो ये जो है ये हमने फाइनेंशियल लीज के बारे में पढ़ा। अकाउंटिंग जो है वो हायर परचेज के जैसी, ठीक है। तो ये जो है फाइनेंशियल लीज के बारे में यहाँ तक का हमने पढ़ा है, ठीक है। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो क्या करें फाइनेंशियल लीज के बारे में, या फिर एक काम करते हैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर अपन स्टडी मटेरियल को देख लेंगे। अब जो है एक चीज़ और होती है मैन्युफैक्चरर एंड डीलर। अब तो छोटे छोटे 2-3 ही पॉइंट है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है, ये बस 2 पॉइंट ही बचे हैं तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर एंड डीलर। मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज जैसे मैं कार बनाता भी हूँ, जैसे रेनॉल्ट का, अब रेनॉल्ट की अगर गाड़ियाँ देखते हो तो उसके अंदर क्या है, रेनॉल्ट खुद भी फाइनेंस करता है, समझ पा रहे हो। तो रेनॉल्ट है जो क्या कर रहा है, अपनी कार बना भी रहा है और उसके साथ साथ वही क्या कर रहा है, उसे फाइनेंशियल लीज पे दे रहा है। तो अब उस केस के अंदर दिक्कत क्या आएगी, अब रेनॉल्ट की जैसे कार की कॉस्ट जो है वो 10 लाख है, ठीक है, और सेल वैल्यू उसकी है 13 लाख, ठीक है, और अगर कोई उसे इंस्टॉलमेंट पे लेता है तो उसे टोटल हायर परचेज में मिला के देना पड़ता है उसे 16 लाख, ठीक है, 3 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो अब रेनॉल्ट जो है वो क्या करेगा, जैसे ही सेल लिखेगा तो वो क्या करेगा, लेसी अकाउंट डेबिट टू सेल कितने से लिखेगा, 13 लाख से। समझ पा रहे हो कि भाई 10 लाख की एसेट है और 13 लाख पे सेल किया,
बाकी का ये जो 3 लाख का इंटरेस्ट है वो क्या करेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट ड्यू होता जाएगा वैसे वैसे वो अपनी बुक के अंदर क्या करेगा, इनकम है जो लिखता जाएगा और आगे चलता जाएगा। समझ पा रहे हो। और ये जो 10 लाख से लेके कॉस्ट से लेके सेल तक का जो प्रॉफिट है, ये क्या प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट है कि भाई एसेट को सेल करके कमाया, ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो 10 से लेके 13 तक तो है। तो ये 3 लाख का जो है वो ये क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट है, जिसे वो क्या कर सकता है, इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकता है। अब सपोज अगर इसको प्रॉफिट और लिखना है और उसे प्रॉफिट ज़्यादा की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकता है, उसको कह सकता है कि भाई सेल जो है वो कितने पे कर रहा हूँ मैं, 16 लाख पे। अब वो आगे वाला हायर परचेज प्राइस पे लेने के लिए आया हुआ है, ठीक है। उसने कहा पागल लेके आओ, इसके अलावा मैं ब्याज और दूँ। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 0% है और तुम्हें देना कितना है, 16 लाख। उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने कहा देखो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अब जो मेरी लेसी अकाउंट डेबिट टू सेल जो है वो कितने से हो जाएगी, 16 लाख से हो जाएगी। हमने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कहा इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना शो होगा, 6 लाख का। हमने कहा उससे, उन्होंने कहा कि 6 लाख का अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा तो सीधा वो P&L में 6 लाख सीधा चला जाएगा और 6 लाख हम हाथों हाथ रिकॉर्ड कर पाएंगे। यहाँ पर 3 लाख हाथों हाथ रिकॉर्ड कर पा रहे थे और 3 लाख धीरे धीरे। अब हमने कहा धीरे धीरे की ज़रूरत नहीं, हमें अभी प्रॉफिट चाहिए और हम 6 लाख अभी कभी लिखना चाहते हैं और लिख सकते हैं इस तरीके से। उसने कहा उसको तो आगे वाले को तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, उसको तो नेट पेमेंट 16 लाख का 16 लाख ही करना। लेकिन एस को दिक्कत हुई। एस ने कहा कि ऐसा चीटिंग मत करो भाई। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर एसेट की जो फेयर वैल्यू है उससे ज़्यादा पे लिख रहे हो तो मत लिखिएगा। अगर एसेट की फेयर वैल्यू से आप ज़्यादा पे सेल लिखना चाहते हो तो उस केस के अंदर मत लिखिएगा। मतलब अगर आप इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न है जो मॉडिफाइड करके, चीटिंग करके, आर्टिफिशियली कम करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा नहीं करोगे। कम से कम एसेट की सेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक लिखिएगा, फेयर वैल्यू तक लिखिएगा। उससे ज़्यादा पे अगर सेल लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप मॉडिफाइड करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम दिखाना चाहते हो तो वो आपको हम परमिट नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा, द मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर should recognize the transaction of sale in the statement of profit and loss for the period in accordance with the policy followed by the enterprise for आउटराइट सेल। वो जो भी सेल के लिए उनकी पॉलिसी उसके हिसाब से वो अपने बुक के अंदर लिखे। इफ़ आर्टिफिशियली लो रेट्स आर कोटेड, इंटरेस्ट आर कोटेड, अगर रेट जो वो आर्टिफिशियली कम करके लिखा गया तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू दैट विच वुड अप्लाई इफ कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वर चार्ज। वो कह रहा है उस केस के अंदर आप उतना ही लिख सकते हो जितना कॉमर्शियल रेट, मतलब कि जो मार्केट के अंदर एक्चुअल रेट चल रही है उतने के हिसाब से कर सकते हो। मतलब एसेट की फेयर वैल्यू तक। इसका सेकेंड वो समझने का तरीका क्या हुआ कि आप फेयर वैल्यू तक लिखिएगा, उससे ज़्यादा मत लिखिए। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इंसेप्शन ऑफ द लीज। शुरुआत के अंदर जो भी कॉस्ट है वो P&L में लिख दीजिए। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कॉस्ट है 10 लाख, फेयर वैल्यू है 13 लाख, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज है 13 लाख, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की जिस रेट से, तो ये कितना आया 13 लाख। तो उन्होंने क्या कहा 13 लाख पे हम क्या करना चाहते हैं, सेल है जो लिखना चाहते हैं और फेयर वैल्यू कितनी 13 लाख। तो क्या लिख सकते हो, क्या सेल प्राइस 13 लाख लिख सकते हो। सेकंड केस 10 लाख है, फेयर वैल्यू है जो 13 लाख है, 16 लाख है और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज है 12 लाख। मतलब हम 12 लाख पे सेल लिखना चाहते हैं जबकि फेयर वैल्यू कितनी 13 लाख। तो उसने क्या कहा कि भाई फेयर वैल्यू तक तो आप आराम से लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 12 लाख। सेकंड केस 10 लाख है, 13 लाख है, ये 16 लाख है और हम 14 लाख पे लिखना चाहते हैं। तो क्या लिखने देगा क्या ये? नहीं। वो कह रहा है कि यहाँ पर आपने आर्टिफिशियली रेट जो है वो कम की है, तो आप सेल कितने तक लिख सकते हो, 13 लाख तक लिख सकते हो, उससे ऊपर की नहीं लिख सकते हो। क्लियर। 10 लाख है, फेयर वैल्यू जो है वो 16 लाख है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है वो 16 लाख है, ठीक है। और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है वो भी 16 लाख है। तो उस केस के अंदर 16 लाख पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। और ये जो है वो 10 लाख है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो 10 लाख है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज जो है वो कितने की है 16 लाख की है। और नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज अगर सपोज 10 लाख की है तो आप कितने पे लिख सकते हो, 10 लाख पे लिख सकते हो। मतलब फेयर वैल्यू से ज़्यादा नहीं लिख सकते। बाकी के कॉलम क्या है, बाकी का तो कुछ भी नहीं। ट्रेडिंग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 की एसेट 16 पे जा रही तो 6 पे, 10 16 6 10
और 16 6, 10 16 6 और 6। अब इसमें से ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना होगा, कॉस्ट और सेल प्राइस जितने पे लिख सकते हो उतने का, बाकी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ सेल कितने पे लिख रहे हैं, 13 पे, ठीक है। तो 10 से 13 तक का कितना, 3 रुपीज़ का ट्रेडिंग प्रॉफिट हो जाएगा। 10 से 12 तक का 2, 10 से 13 तक का 3, 10 से 16 तक का 6, 10 से 10 तक का 0, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 6 है, जिसमें से ट्रेडिंग प्रॉफिट 3 है, तो अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम 3। 6 - 2 4, 6 - 3 3, 6 - 6 0, 6 - 0 6। क्लियर है। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ पा रहे हो बात। तो उन्होंने क्या कहा, अगर आप इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न को आर्टिफिशियली कम करके अगर सेल ज़्यादा पे लिखना चाहते हो तो उस केस के अंदर कॉमर्शियल रेट जो अप्लाई होगा, हम उसका अब उसको तो अपन कैलकुलेट कर नहीं सकते, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई फेयर वैल्यू तक लिख सकते हो, उसके आगे नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है, सेल एंड लीज बैक रिजल्ट इन फाइनेंशियल लीज और रिजल्ट इन ऑपरेटिंग लीज। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास कोई फैक्ट्री है, ठीक है, और मैंने टोटल 1 करोड़ रुपीज़ थे और 1 करोड़ रुपीज़ के अंदर क्या कर दिया, फैक्ट्री है जो खरीद ली। अब जो है मैं बैंक के पास गया और बैंक को कहा कि भाई मुझे लोन दे दो। उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे पास 1 करोड़ ही रुपये थे और उसकी सारों की फैक्ट्री लगा दे, मतलब हाईली रिस्की हो गए, अब तो हम तुम्हें लोन नहीं दे सकते। मैं घर पे आया, चिंता में हो गया कि यार अब क्या करें। फिर मैं दूसरे दिन और ऐसे गया बैंक के पास और बैंक को कहा कि मेरी फैक्ट्री खरीद लो। उन्होंने कहा पागल हो क्या, मैं क्यों फैक्ट्री खरीदूँ। उन्होंने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत। हमने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत है। बैंक ने कहा पागल हो क्या, मैं क्या करूँगा फैक्ट्री से। उन्होंने कहा बात सुनो समझो, आप मेरे से फैक्ट्री खरीदो और हाथों हाथ मुझे वापस क्या कर दो, लीज पे दे दो। बैंक वाले ने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने कहा कि देखो जैसे ही आपको एसेट सेल करूँगा फैक्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी, तो उस केस के अंदर एसेट के ओनर क्या हो जाओगे, आप हो जाओगे, और फिर आप मुझे क्या कर दीजिएगा, वापस लीज पे दे दीजिएगा। मैंने कहा उससे क्या होगा, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। उन्होंने कहा उससे होगा क्या है, होगा ये कि अब एसेट के लीगल ओनर कौन हो जाओगे, आप हो जाओगे, तो आपकी रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर मैं पैसा ना दूं तो फैक्ट्री आप ले सकते हो वापस। समझ पा रहे हो, क्लियर है, समझ आ रही बात कि भाई आप फैक्ट्री क्या कीजिए, मेरे नाम कीजिए, सॉरी हमने क्या कहा, फैक्ट्री हम आपके नाम पे कर देंगे, बैंक आपके नाम पे कर देंगे, आप हमें वापस क्या कर दीजिएगा, ये लीज पे दे दीजिएगा। तो लीगल ओनर आप हो गए, एसेट को यूज हम करेंगे, हमें यूज़ करना है, ठीक है, और हमें पैसा भी मिल जाएगा क्योंकि हम सेल करेंगे आपको, तो आप हमें क्या कर दीजिएगा, पैसा दे दीजिएगा और हम आपको धीरे धीरे ब्याज के रूप में देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है।